हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं, यानी कि आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे शब्द शक्ति को और साथ में ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये जो आरबीएससी की जो बुक आती है कक्षा नाइन्थ से लेकर 12th तक, उसमें ये टॉपिक दे रखा है शब्द शक्ति। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, हिंदी व्याकरण, उसके लिए आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शब्द शक्ति क्या होती है? सर्वप्रथम इसका यानी कि अर्थ, शब्द में निहित जो अर्थ होता है वही शब्द शक्ति होती है। जैसे मैंने कहा कि रसगुल्ला, तो रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में क्या आ जाता है? पानी, यानी कि ऐसा हमें आभास होने लग जाता है। तो ये शब्द है रसगुल्ला। तो इसमें जो निहित जो अर्थ है, यानी कि रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में क्या आया? पानी। तो ये शब्द की शक्ति है, यानी कि शब्द में निहित अर्थ को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ये बुक है, इसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति। शब्द की शक्ति असीम है, यानी कि शब्द की शक्ति है वो असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुई तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति कहलाती है। ये देखो, आरबीएससी कक्षा 9 से लेकर 12 तक पेज नंबर 37, यानी कि शब्द शक्ति जो टॉपिक दे रखा है वो ही इसके अंदर है। तो शब्द की प्रक्रिया, शब्द की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शब्द से किसी भी अर्थ का ज्ञान होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शब्द से किसी भी अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात अर्थ का संबंध ही शब्द की शक्ति कहलाता है। हम व्याकरणिक जीवन में जब भी आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, सामने वाला उसका नियत अर्थ ग्रहण करता है। यदि हम शब्दों की प्रक्रिया देखें तो कुछ अर्थ व्यवधान हो सकता है। उसी अर्थ की प्रक्रिया को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गजेंद्र सदा सावधान रहता है, यहाँ सीधा सा अर्थ है। अब यदि वाक्य में ऐसा लिख दे, यानी कि ये सीधा सा अर्थ हो गया कि गजेंद्र सदा सावधान रहता है, तो बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। लेकिन इसको यदि इसी वाक्य को अपन चेंज करके लिखते हैं कि गजेंद्र सदा चौकन्ना रहता है, तो इसका अर्थ देखो अब क्या होगा। यहाँ व्याकरणिक रूप से हम पहले वाक्य जैसा ही अर्थ ले लेते हैं, किंतु देखा जाए तो गजेंद्र चौकन्ना यानी चार कान वाला कैसे हो सकता है? हमने इंसानों के तो कभी चार कान नहीं देखे। अतः यहाँ हम समझ सकते हैं कि गजेंद्र अपने कानों को दुगुना सक्रिय रखता है, मतलब सावधान रहता है। यही शब्द की शक्ति है कि किसी शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क पर अर्थगत प्रभाव पड़ता है। अर्थगत प्रभाव का अर्थ, जैसे सांप का नाम सुनते ही भय का संचार हो जाता है। जैसे सांप का नाम सुना तो भय का संचार हो जाता है। या कोई स्वादिष्ट भोजन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, जैसे मैंने बताया रसगुल्ला। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य चिंतामणि ने क्या बताया है? तो आचार्य चिंतामणि के अनुसार जो सुनी परे सो शब्द है, यानी कि जिसको केवल यानी कि जो हम सुनते हैं वो केवल शब्द होता है। जो सुनी परे सो शब्द है, यानी कि लोगों द्वारा जो भी अपन सुनते हैं वो शब्द है। समुझी परे सो अर्थ, और जो जिसको अपन जिस शब्द का यानी कि जिस शब्द को अपन समझ लेते हैं, समुझी परे सो अर्थ, जिस शब्द को हम समझ लेते हैं या जिसका अर्थ अपन निकाल लेते हैं, अर्थात जो सुनाई पड़े वह तो शब्द है और जो समझ में आए वह अर्थ होता है। यानी कि जो समझ में आ जाता है वो तो अर्थ होता है, और जो हमें जो शब्द सुनाई पड़े वह क्या होता है? शब्द होता है। ध्यान रहे, आचार्य मम्मट ने शब्द के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया। यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया। आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग
किया, यानी कि उसको उल्टा कर दिया। शक्ति शब्द का प्रयोग किया किसने? विश्वनाथ ने। पंडित रामदहीन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिदा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है कि किस विद्वान ने यानी कि अभिदा शब्द शक्ति को साक्षात सांकेतिक अर्थ कहा है, तो पंडित रामदहीन मिश्र ने कहा है। तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिदा व्यापार कहते हैं। ये आचार्य मम्मट की डेफिनेशन है कि अभिदा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। यानी कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिदा, लक्षणा और व्यंजना। तो आचार्य मम्मट ने यानी कि अभिदा शब्द शक्ति की परिभाषा बताई कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिदा व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3, अभिदा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति का नाम यानी कि अभिदा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिदा का जो शब्द है वो वाचक होता है और इसका जो अर्थ होता है वो वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ होता है या सांकेतिक होता है। लक्षणा का जो शब्द है वो लक्षक है और इसका अर्थ क्या है? लक्ष्यार्थ। व्यंजना का जो शब्द है वो व्यंजक है और इसका जो अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ होता है। तो यानी शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिदा, लक्षणा और व्यंजना। अभिदा में जो शब्द है वो वाचक है और इसका अर्थ होता है वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ, या आप इस एक ध्यान में भी रखेंगे सांकेतार्थ, ये भी अभिदा का अर्थ है। लक्षणा का वाचक शब्द जो होता है वो लक्षक होता है और अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। व्यंजना का जो शब्द है वो व्यंजक होता है और व्यंग्यार्थ इसका अर्थ होता है। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे अभिदा शब्द शक्ति। डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखोगे तो शब्द शक्ति से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभिदा शब्द शक्ति, जब किसी कथन का मुख्यार्थ, साक्षात सांकेतिक अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ या सीधा सा अर्थ हो वहां अभिदा शब्द शक्ति होती है। अभिदा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि भारत मेरा महान देश है, तो बिल्कुल सिंपल जो वाक्य होता है जिसको सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए वहां अभिदा शब्द शक्ति होती है। जैसे इसकी देखो क्या परिभाषा दी है, जब किसी कथन का मुख्यार्थ यानी मुख्य अर्थ, साक्षात सांकेतिक अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ या सीधा सा अर्थ हो वहां अभिदा शब्द शक्ति होती है। अभिदा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। तो ये हमने शब्द में पढ़ा है। अब यहाँ यानी कि देव ने अभिदा शब्द शक्ति को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देव ने अभिदा शब्द शक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना है। चलो ये भी देख लेते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ निश्चित अर्थ वाले शब्द। इन शब्दों का यदि हम विखंडन करें तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे रोटी, रोटी क्या यदि अपन विखंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो और टी। रो का कोई अर्थ नहीं है, टी का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही कपड़ा, कपड़ा का भी टुकड़ा करेंगे तो कै, पै और अड़ा हो जाएगा। तो इनका कोई अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अकेले कै का कोई अर्थ नहीं है, पै का कोई अर्थ नहीं है और अड़ा का कोई अर्थ नहीं है। घोड़ा, जल, यानी कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है और उनका विखंडन करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल करके आता है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे विद्यालय, तो यानी कि यौगिक शब्द होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे विद्या प्लस आले, तो यानी कि विद्या का भी अर्थ है ज्ञान और आले का अर्थ होता है घर, तो दोनों का अर्थ निकलेगा और दोनों के टुकड़े किए जा सकते हैं। रमेश, रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? रमा प्लस ईस, यानी कि इनके टुकड़े किए जा सकते हैं और दोनों का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार सुंदरता आदि शब्द ये यौगिक शब्द होते हैं। योगरूढ़ क्या होता है? ये देखो, योगरूढ़ शब्द वे योगरूढ़ शब्द जो किसी अन्य निश्चित अर्थ की प्रतीति कराएं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो तीसरा अर्थ निकलेगा क्या? भगवान शिव शंकर। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके सिर पर वह है, तो वो कौन है? भगवान शिव शंकर। तो तीसरा अर्थ जहाँ निकलता है वहाँ योगरूढ़ शब्द होता है। ये बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योगरूढ़ शब्द होते हैं।
देव ने अभिधा शब्द शक्ति को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। ये देव ने कहा है कि अभिधा शब्द शक्ति सर्वश्रेष्ठ। बताइए किसने? देव ने। मुख्यार्थ या शब्दकोशी अर्थ के कारण अभिधा को मुख्य अग्रिमा एवं पद शक्ति भी कहते हैं। यहाँ यमक अलंकार या प्रसाद गुण होता है, वहाँ यानी कि जहाँ यमक अलंकार और प्रसाद गुण होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी कि सीधा सा अर्थ समझ में आ जाए, वक्ता द्वारा बोलते ही उसका अर्थ सीधा सा समझ में आ जाए, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी सरल वाक्य जहाँ हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखो, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो बिल्कुल राजा दशरथ थे, वो अयोध्या के राजा थे, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल के आएगा। वाक्य को पढ़ते ही इसका अर्थ तुरंत समझ में आ गया कि राजा दशरथ थे, वो अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो बिल्कुल सरल वाक्य है, वहाँ अभिधा होती है। यानी वाक्य को पढ़ते ही उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, वहाँ अभिधा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय चर रही है, तो यहाँ इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। यानी जहाँ सरल वाक्य होगा, वाक्य को पढ़ते ही उसका कोई और अर्थ नहीं निकलेगा, वो उसको यानी कि वाक्य को पढ़ते ही उसका अर्थ सीधा सा समझ में आ जाएगा। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो बिल्कुल गुलाब का फूल है वो बिल्कुल सुंदर है, तो यानी कि कोई अन्य अर्थ नहीं निकलेगा, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी मुख्यार्थ का बोध कराती है वो तो अभिधा होती है, लेकिन मुख्य अर्थ को बाधित करती हो और या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जिस प्रकार अभिधा में वक्ता के कथन का अर्थ सीधा सा होता है, उसी प्रकार लक्षणा में वक्ता के कथन का अर्थ अन्य होता है, अर्थात कथन किसी को लक्ष्य कर रहा होता है, हम उस लक्ष्य के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा, देखो उदाहरण से देखो, जैसे राम शेर है, राम कोई शेर थोड़ी है, राम कोई जानवर थोड़ी है, लेकिन शेर जैसा साहसी है, तो यानी कि शेर जैसे राम में लक्षण है, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। अब राम तो मनुष्य है, शेर कैसे हो सकता है? यानी कि राम है वो शेर नहीं है, लेकिन शेर जैसे यानी कि शेर जैसा साहसी है, लेकिन हम इसका अर्थ लेते हैं कि राम साहसी है। इस प्रकार शेर के लक्षण के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया है। सामान्यतः मुहावरों व लोकोक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस बात की आप गांठ बांध लेना कि जहां मुहावरा और लोकोक्ति प्रयुक्त होती है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अन्य उदाहरण देखो लक्षणा शब्द शक्ति की, जैसे देखो लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। अब लाला लाजपत राय शेर तो हो नहीं सकता, लेकिन शेर जैसे क्या थे? साहसी थे, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो गई? यानी कि कोई तीसरा ही अर्थ निकल के आया है। यानी कि इसमें मुख्यार्थ बाधित हो रहा है और लक्ष्यार्थ के आधार पर अपन ने अर्थ ग्रहण किया है, तो वहाँ यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो लाला लाजपत राय शेर तो हो नहीं सकते, शेर जैसे साहसी है। सारा घर मेला देखने गया है, सारा घर मेला देखने गया। अब घर कभी मेला देखने थोड़ी जा सकता है, लेकिन घर के लोग मेला देखने गए हैं, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। नरेश तो गधा है, नरेश गधा जैसा थोड़ी हो सकता है, उसकी चार टांगे थोड़ी हो सकती हैं दो, यानी तो नरेश में गधे जैसे लक्षण है। वह हवा से बातें कर रहा है, यानी मुहावरा आ गया, हवा से बातें कर रहा है, तो बिल्कुल हवा से कभी बातें होती हैं क्या? तो वहां लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। सैनिकों ने कमर कस लिया। अब सैनिकों ने कमर कसने का मतलब क्या होता है? सैनिक तैयार हो गए हैं, तो लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उक्त उदाहरणों में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब आचार्य मम्मट की परिभाषा के आधार पर लक्षणा के 3 आवश्यक शर्त होती हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, परिभाषा याद करने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आचार्य मम्मट ने
तीन मुख्य लक्षण बताए हैं लक्षणा की, यानी कि तीन मुख्य लक्षण बताए हैं आचार्य मम्मट ने किसके? लक्षणा के। मुख्य अर्थ लेने में कोई बाधा हो, लिखा गया अन्यार्थ मुख्यार्थ से संबंधित हो, यानी कि लिखा गया जो अर्थ है, जिस अर्थ को अपन ग्रहण करेंगे वो मुख्यार्थ से भी संबंधित होगा। लक्ष्यार्थ ग्रहण करने की कोई रूढ़ि या प्रयोजन हो। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में, आचार्य विश्वनाथ ने एक ग्रंथ लिखा था साहित्य दर्पण में, लक्षणा के 80 भेद स्वीकार किए। किसने? विश्वनाथ ने। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में लक्षणा के कितने भेद स्वीकार किए हैं? 80 भेद स्वीकार किए हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के भेद इस प्रकार किए हैं। रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। किसने बताए हैं लक्षणा के दो भेद? आचार्य मम्मट ने लक्षणा के दो भेद बताए, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा किसके भेद हैं? प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। आचार्य मम्मट ने तो लक्षणा के दो भेद बताए हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। और शुद्धा लक्षणा के भेद आप याद रखना चाहो तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, यानी कि ये शुद्धा लक्षणा के भेद हैं। लेकिन ये कोई नहीं पूछता, यहाँ तक एग्जामिनर नहीं जाता। और आप तो इतना ही ध्यान में रखो कि लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ने वाले हैं रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ी लक्षणा। क्या होती है रूढ़ा लक्षणा? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ है चढ़ाई, भावार्थ प्रचलन में होना, स्थायी हो जाना आदि। अर्थात ऐसी कोई भी नई चीज जो पहली बार होती है, यथार्थ होती है, जब उस चीज का सब अनुसरण करने लग जाए वह रूढ़ हो जाती है। जैसे हम इसका वर्तमान उदाहरण लेते हैं। आजकल जन्मदिन मनाते वक्त जिसका जन्मदिन होता है, सब उसके मुंह पर केक चुपड़कर खुशियां मनाते हैं। अब नया प्रचलन है। अब यदि कई सालों बाद जन्मदिन का यह मुहावरा बन जाए, मुंह पर केक पोतना, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार यह मुहावरा जन्मदिन के लिए रूढ़ हो जाएगा। ऐसे ही रूढ़ हुए वाक्यों या पद्यों में रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति होती है। रूढ़ा का तो साधारण सी ट्रिक आपको बता दूं कि जहां वाक्य में मुहावरा प्रयुक्त हो जाए या लोकोक्ति आ जाए, वहां आंखें बंद करके ही आप रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति कर देना, बिल्कुल सही होगा। यानी मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति में होता है। जब किसी रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ न लिया जाकर अन्य अर्थ लिया जाए, वहां रूढ़ि लक्षणा शब्दशक्ति होती है। जब किसी रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ न लिया जाए, अन्य अर्थ लिया जाए, वहां रूढ़ि लक्षणा शब्दशक्ति होती है। अतः मुहावरे व लोकोक्ति में रूढ़ि लक्षणा शब्दशक्ति होती है। बात आ गई, तो इस बात को आप गांठ बांध करके रख लेना। राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। ऊंट होने का मतलब बड़ा हो गया, अधिक लंबा हो गया। तो यहाँ यानी कि ऊंट हो गया, तो राजेश का पुत्र ऊंट थोड़ी बन गया, लेकिन ऊंट जितना लंबा हो गया। इसमें ऊंट का अर्थ है अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस कारण लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य उदाहरण देखो, अन्य उदाहरणों से और समझ में आ जाएगा। अन्य उदाहरण देखो, बुलेट ट्रेन हवा से बातें कर रही है। अब हवा से बुलेट ट्रेन बात थोड़ी कर सकती है, लेकिन हवा से बातें करना क्या है? मुहावरा है, यानी कोरी कल्पना करना। तो हवा से बातें करने का अर्थ तेज भागना के लिए रूढ़ हो गया, यानी कि हवा से बातें करना तेज भागने के लिए ये रूढ़ हो गया। तो यहाँ मुहावरा है। ये देखो, वाक्य में हवा से बातें करना, मुहावरा जहाँ आ जाए वाक्य में, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। राजस्थान, इसलिए यहाँ रूढ़ा लक्षणा। राजस्थान एक वीर राज्य। अब राजस्थान कोई वीर थोड़ी, राजस्थान थोड़ी वीर है, राजस्थान के लोग यहाँ के वीर हैं। इसका मुख्यार्थ में बाधा हो गई है कि राजस्थान तो एक जड़ है,
वीर कैसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यह रूढ़ हो गया कि राजस्थान में रहने वाले लोग क्या हैं, वीर हैं। इस प्रकार यहाँ लक्ष्यार्थ से हमने अन्यार्थ ग्रहण किया है, तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। अब दूसरा भेद पढ़ेंगे लक्षणा का, प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरा भेद कौन सा है, प्रयोजनवती लक्षणा। क्या होती है प्रयोजनवती लक्षणा? जब वक्ता के कथन का मुख्य अर्थ बाधित हो तब अन्यार्थ लिया जाता है। जब लक्षण के आधार पर लक्ष्यार्थ लिया जाए तब इसे लक्षणा कहते हैं, लेकिन जब अन्य अर्थ किसी प्रयोजन से लिया जाए यानी उद्देश्य से लिया जाए तो इसे प्रयोजनवती लक्षणा शब्दशक्ति कहते हैं। जैसे कोचिंग पर घर है, यहाँ ये कहने का यह प्रयोजन है कि वक्ता नियमित अध्ययन करता होगा। इस प्रकार जहाँ पर वक्ता के कथन का अन्यार्थ किसी प्रयोजन के लिए लिया जाए वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। कोचिंग पर घर है, यानी कोचिंग पर थोड़ी घर होता है, लेकिन यानी कि घर में ही यानी कोचिंग जैसा माहौल उस बना रखा है, तो वहाँ प्रयोजनवती यानी कि हम प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। अन्य उदाहरण देखो, पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना, अपने बचाव का उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ तो चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ चो यानी चार, कन्ना यानी कान, अर्थात चार कान वाला। अतः दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ, अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा शब्दशक्ति कहलाती है। नेक्स्ट उदाहरण देखो, गंगा पर ग्राम है। अब गंगा नदी पर थोड़ी गांव हो सकता है, गंगा नदी पर ग्राम तो कैसे हो सकता है? अतः यहाँ मुख्य अर्थ बाधित है। वक्ता के कहने का प्रयोजन यानी उद्देश्य है कि यह गांव शीतल और पवित्र है। इस प्रकार यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होगी। अगला उदाहरण देखो, अजय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल तो मानव है, लोहे के कैसे हो सकते हैं? अर्थ बाधित है, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति है। अब इसका भेद देखें तो वक्ता के कहने का यह उद्देश्य है, प्रयोजन है कि सरदार पटेल लोहे के जैसे मजबूत थे, जो किसी भी बाधा से नहीं डरते थे। इस प्रकार यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्दशक्ति होती है, यानी प्रयोजन उद्देश्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ देखो अगला, सीता तो गाय है। अब सीता गाय थोड़ी बन सकती है, लेकिन गाय जैसी यानी कि भोली भाली है। तो सीता तो गाय है, सीता गाय थोड़ी है, लेकिन गाय जैसे सीता में यानी कि अपन प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे। तो यहाँ मुख्यार्थ तो बाधित है, अर्थात लक्ष्यार्थ है कि सीता भोली है। इसका भेद देखें तो वक्ता के कहने का यह प्रयोजन है कि सीता सीधी सादी एवं सरल लड़की है, अतः प्रयोजनवती लक्षणा शब्दशक्ति होती है। अब पढ़ेंगे यानी कि गौण लक्षणा शब्दशक्ति क्या होती है। गौण लक्षणा शब्दशक्ति, गौणी लक्षणा क्या होती है? जब लक्ष्यार्थ सादृश्य संबंधों अर्थात दो वस्तुओं में समान गुण के आधार पर ग्रहण किया जाए तब गौणी लक्षणा होती है। गौणी का अर्थ होता है जो मुख्य अर्थ से भिन्न किंतु समान हो। इस प्रकार जहाँ रूपक अलंकार एवं धर्म लुप्त उपमा अलंकार होता है वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण देखो, वह पुरुष सिंह है, वह पुरुष सिंह है यानी शेर है। यहाँ अर्थ यह होगा कि वह पुरुष शेर के समान साहसी एवं बलशाली है। यहाँ शेर के समान गुण ही सादृश्यता है, इसलिए यहाँ गौणी लक्षणा होगी। अगला देखो, जिसमें रूपक अलंकार है उसमें भी यानी कि गौणी लक्षणा होगी। जहाँ रूपक अलंकार होगा वहाँ कौन सी होगी? गौणी लक्षणा। तो इसमें देखो, इसमें रूपक अलंकार है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ दोनों में सादृश्यता की समानता है। अंबर को यहाँ पनघट माना है,
उषा को पनिहारी एवं तारे को घड़े के समान माना गया है। इस प्रकार जहाँ सादृश्यता के कारण अन्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ गौणी लक्षणा होती है। अब शुद्धा लक्षणा क्या होती है वो भी अपन देख लेते हैं, लेकिन यहाँ तक एग्जामिनर नहीं पहुँचता है, बहुत कम यानी कि डीपली क्वेश्चन आता है। शुद्धा लक्षणा क्या है? शुद्धा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा का ही एक भेद है। गौणी लक्षणा में सादृश्य संबंधों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि शुद्धा लक्षणा में सादृश्य के अलावा अन्य किसी संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। निम्नलिखित संबंधों के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध होता है: सादृश्य संबंध, सामीप्य संबंध, आधाराध्यय संबंध, कार्यकारिणी संबंध। निम्नलिखित संबंधों के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध होता है: सादृश्य संबंध, सामीप्य संबंध, आधाराध्यय संबंध, कार्य कारण संबंध, तात्कर्म्य संबंध, अंगाकी संबंध, विपरीतय संबंध। तो इनको आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनमें से पहला संबंध गौणी लक्षणा में होता है, शेष सभी संबंध शुद्धा लक्षणा में होता है। जैसे देखो उदाहरण: अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है कि आंचल में दूध और आंखों में पानी कैसे हो सकता है, इसलिए लक्ष्यार्थ से अन्यार्थ ग्रहण किया जाएगा। जब लक्ष्यार्थ में भी देखना है कि यह किस शब्द शक्ति का भेद है। यहाँ देखते हैं आंचल व एवं दूध में सामीप्य का संबंध है, इसलिए शुद्धा लक्षणा होगी। सारा घर मेला देखने गया है। इसका लक्ष्यार्थ यह है कि घर के सभी सदस्य मेला देखने गए हैं। इस प्रकार यहाँ सादृश्य संबंध तो है नहीं, यहाँ आधार आधेय संबंध होगा, इसलिए जिससे यहाँ शुद्धा लक्षणा होगी। तो आप शुद्धा और जो गौणी लक्षणा है इनको छोड़ो, अब व्यंजना को देखो, यानी कि इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यानी कि रूढ़ा और प्रयोजनवती तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना का अर्थ छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। जब किसी कथन का अर्थ संदर्भ स्थिति के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग ग्रहण किया जाए वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं कि 4 बज गए हैं तो पुजारी सोचेगा कि भाई मंदिर में जाना है, वहीं स्कूल वाले सोचेंगे कि भाई छुट्टी करनी है बच्चों की, वहीं 4 बजे कोई अन्य काम जा रहा है तो वो अपने बारे में सोचेगा कि मुझे 4 बजे हॉस्पिटल जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इस प्रकार वक्ता के कथन का अर्थ न तो मुख्यार्थ से लिया जाए और न ही लक्ष्यार्थ से लिया जाए, बल्कि व्यंग्यार्थ से लिया जाए, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभिधा में कहे गए कथन का मुख्य अर्थ लिया जाता है, जो लोक प्रसिद्ध है। लक्षणा में अन्य अर्थ लिया जाता है और व्यंजना इस सबसे भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, और व्यंजना में इसमें सबसे भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रिंसिपल ने कहा 4 बज गई, तो यानी कि छुट्टी कर दो बच्चों की, अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। यहाँ वक्ता के कथन का सब अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे 4 बज गए कहने से चपरासी घंटे लगाने के लिए अर्थ लेगा, अन्य अध्यापक विद्यार्थी भी छुट्टी होने का अर्थ लेंगे, बाबू अपना सभी कार्य जल्दी संपन्न करने का अर्थ लेंगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथन को सुनेगा वह उसी संदर्भ में अर्थ ग्रहण करेगा, अतः यहाँ व्यंजना होगी। यानी कि अलग अलग व्यक्ति ये सोचेंगे मुझे 4 बजे वहाँ जाना है, मुझे 4 बजे बच्चों की छुट्टी करनी है, तो अलग अलग अर्थ इसका ग्रहण करेंगे, वहाँ व्यंजना होती है। जैसे अगला उदाहरण देखो: रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो इसमें भी कौन सी है? व्यंजना। इसमें पानी शब्द के 3 अर्थ हैं: चमक, सम्मान एवं जल। उसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ के आधार पर 2 प्रकार होते हैं: शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। यानी कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, यानी कि इनको पानी के कितने अर्थ होते हैं? 3, और तीनों का यानी कि इनके स्थान पर पर्यायवाची यदि अपन रख देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल करके आएगा। तो रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, रहीमन यानी कि रहीमन भगवान का नाम है कि हे भगवान, पानी का रहना बड़ा जरूरी है, बिन पानी के सब सूना है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून,
यहाँ पानी का अलग अलग अर्थ होता है, एक चमक के रूप में, यानी कि यदि पानी उतर गया तो मोती किसी काम का नहीं है। यदि चूने में पानी नहीं है तो वो चूना किसी काम का नहीं है। और एक जल होता है पीने वाला, यदि पीने वाला जल ही समाप्त हो गया तो सब कुछ सूना हो जाएगा। तो इसी प्रकार यानी कि तीनों, बल्कि तीनों में पानी पानी पानी, देखो 3 बार पानी पानी शब्द आया है, पानी पानी और ये पानी। तो ऊपर वाले पानी का तो अर्थ होगा जल, या यानी कि ऊपर वाले पानी का तो अर्थ होता है जल, यानी रहीमन कहते हैं कि रहीमन हे ईश्वर की पृथ्वी पर पानी का रहना जरूरी है, बिन पानी की सब कुछ सूना है। यहाँ देखो पानी गए न उभरे, यदि मोती पर, यानी कि मोती की जो चमक होती है वो उतर जाती है, पानी का अर्थ यहाँ क्या है, चमक, तो वह मोती किसी काम का नहीं है। तो एक का अर्थ होता है सम्मान, और यानी कि पानी का अर्थ अपन माने कि यदि चूने में भी पानी नहीं होगा तो चूना किसी काम का नहीं है। तो इसी प्रकार यानी कि इन तीनों पानी पानी के अर्थ अलग अलग होंगे। तो व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं। दो, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब पढ़ेंगे शाब्दिक व्यंजना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। क्या होती है शाब्दिक व्यंजना? जब व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित हो तब वहां शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यदि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो व्यंजना का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः सलेश अलंकार युक्त शब्दों में शाब्दिक व्यंजना होती है। शाब्दिक व्यंजना में अभिधार्थक शब्द अनेकार्थी होता है। शाब्दिक व्यंजना भी दो प्रकार की होती है। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का एक अर्थ अभिधा द्वारा निश्चित होने के बाद भी अभिप्रेत अर्थ व्यंजित हो उठता है, वहाँ अभिधा मूलक शाब्दिक व्यंजना होती है। तो आप तो इतना याद रखो कि जो ये उदाहरण है, इन उदाहरणों को ध्यान में रखो। यानी कि यहाँ पर्यायवाची यदि अपन रख देंगे तो उसका अर्थ नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये जो उदाहरण है ये शाब्दिक व्यंजना का है। चरण धरत चिंता करत, नींद न भाव शोर, सुब्रन को ढूंढत फिर कवि वे बेचारी चोर। यहाँ सुब्रन शब्द के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा, अतः यहाँ व्यंजना होगी। यानी कि यहाँ कौन सी होगी, शाब्दिक व्यंजना। चीर जीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इसमें आपको क्या करेंगे, उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति है। तो इसका अर्थ देखो क्या होगा, चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृष भानुजा का अर्थ राधा, हलधर के वीर का अर्थ कर्षण है। अब यहाँ क्यों न स्नेह गंभीर से व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी बिल्कुल उपयुक्त है, अतः यहाँ अभिधा मूलक शाब्दिक व्यंजना है। तो आप तो इतना रखो कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, शाब्दिक व्यंजना। लक्षणा मूलक मूला शाब्दिक व्यंजना। दूसरा भेद कौन सा है, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। यहाँ प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षक शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ लक्षणा होती है, परंतु जब इसी लक्षणा से व्यंग्यार्थ भी निकलता हो वहाँ लक्षणा मूल शाब्दिक व्यंजना होती है। गंगा जी में अहीरों की बस्ती है, तो यहाँ भी कौन सी शब्द शक्ति है, शाब्दिक। आप उदाहरणों को इनको ध्यान में रखो कि इनमें कौन सी शब्द शक्ति है, शाब्दिक। यहाँ गंगा जी में का लक्ष्यार्थ गंगा तट है, अतः लक्षणा है, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ घोष पवित्र शीतल है, पवित्र एवं शीतल है, अतः यहाँ लक्षणा मूल शाब्दिक व्यंजना है। अगला उदाहरण देखो, अजो त्रियोना ही रहो, सुरती सेवक इक रंक, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुकुतन के संग। ये बिहारी का दोहा है। यहाँ त्रियोना सबसे व्यंग्यार्थ है जो लक्षणा के आधार पर है, अतः लक्षणा मूल शाब्दिक व्यंजना है। तो इस उदाहरण में भी कौन सी शब्द शक्ति है, शाब्दिक व्यंजना। अब पढ़ेंगे आर्थी व्यंजना।
आर्थी व्यंजना क्या होती है? आर्थी व्यंजना जहाँ व्यंजना का प्रभाव शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित हो, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में अर्थ शब्द पर निर्भर नहीं होता, अतः व्यंग्य अर्थ होता है शाब्दी नहीं। जो शब्द शक्ति वक्ता बोध बोधव्य वाक्य अन्य सन्निध, इसमें देखो फिर से देखो, आर्थी व्यंजना में अर्थ शब्द पर निर्भर नहीं होता, अतः व्यंग्य अर्थ होता है शाब्दी नहीं। जो शब्द शक्ति वक्ता बोधव्य वाक्य अन्य सन्निध वाक्य प्रकरण देश काल काकू चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है, वह आर्थी व्यंजना कही जाती है। इन विशेषताओं में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं वक्ता की विशेषता से। सागर कुल मीन तड़फत है, हुलसी हो जल पीन। यहाँ देखो ये उदाहरण है, ये यानी कि आर्थी व्यंजना का है। सागर कुल मीन तड़फत है, हुलसी हो जल पीन, ये आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। यह कथन सामान्यतः कोई महत्व नहीं रखता, परंतु जब इस बात का पता चल जाता है कि इसको कहने वाली गोपिकाएं हैं, तब इसका यह अर्थ निकलता है कि कर्सन के समीप होते हुए भी मछली के समान तड़प रही हैं। कर्सन के दर्शन से हमें वैसा ही आनंद प्राप्त होगा जैसा कि मछली को पानी में जाने से होता है। तो ये जो उदाहरण है ये किसका है? आर्थी व्यंजना का। सागर कुल मीन तड़पत है, हुलसी हो जल पीन। अन्य उदाहरण देखो आर्थी व्यंजना का। पति देवता सूतिय मुँह है, पति देवता सूतिय मह, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न कही सकही, सहस शारदा शेष। इसमें सीता के कहने के कारण व्यंग्यार्थ महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ ट्रिक से अपन देखेंगे, शब्द शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन अपन करेंगे तो यहाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अपन कैसे पहचाने कि इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। अभिधा में केवल मुख्य या लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है, जबकि लक्षणा में लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ होता है, जबकि व्यंजना में इन सबसे अलग भिन्न अर्थ होता है। अभिधा में श्रोता तत्काल अर्थ ग्रहण कर लेता है, लक्षणा में अर्थ मुख्यार्थ से अलग लक्षण के आधार पर होता है, जबकि व्यंजना में कल्पना के सहारे प्रसंग अनुसार अर्थ निकाला जाता है। अभिधा का एक निश्चित सरल अर्थ होता है, लक्षणा में अर्थ निश्चित नहीं होता किंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती है, जबकि व्यंजना में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अभिधा में अन्य किसी शक्ति का आधार नहीं है, लक्षणा अभिधा पर निर्भर करती है, जबकि व्यंजना अभिधा व लक्षणा दोनों पर निर्भर करती है। अभिधा में कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लक्षणा में कुछ अर्थ होता है, कुछ अर्थ पाठक या श्रोता स्वयं निकालता है, जबकि व्यंजना में केवल संकेत होता है, अर्थ श्रोता पर निर्भर करता है। लक्षणा शब्द शक्ति मूल से दो प्रकार की होती है। प्रयोजनवादी देखो जो लक्षणा शब्द शक्ति है ये मूलतः दो प्रकार की होती है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा के कुल 10 भेद होते हैं। सारोपा लक्षणा और साध्यवसान लक्षणा दोनों ही गौणी लक्षणा के भेद हैं, अतः इन दोनों में मूल रूप से गौणी लक्षणा ही होती है। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दोनों ही शुद्धा लक्षणा के भेद हैं, अतः मूल रूप से इन दोनों में शुद्धा लक्षणा होती है। यमक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार सभी में अभिधा ही होती है, यानी यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार जिस वाक्य में होगा वहां अभिधा शब्द शक्ति होगी। सादृश्य संबंध गौणी लक्षणा में होता है। सादृश्य संबंध किस में होता है? गौणी लक्षणा में। रूपक अलंकार में सारोपा लक्षणा ही होती है। मुहावरे व लोकोक्ति में हमेशा रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सलेश अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उपादान लक्षण को जहत स्वार्थ लक्षणा भी कहते हैं। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही आप ध्यान में रखना, विस्मयादि बोधक जिस उदाहरण में लगा हुआ मिलता है वहां हमेशा आर्थी व्यंजना होती है। जैसे देखो एक ये उदाहरण आया हुआ है, इसमें देखो
रेजा रेजा भयो करेजा पंक्ति में सब शक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूढ़ि लक्षणा। रेजा रेजा भयो करेजा, यानी कि ये लोकोक्ति की तरह पंक्ति है। रेजा रेजा भयो करेजा पंक्ति में सब शक्ति है, तो ये रूढ़ा लक्षणा है। हमने पढ़ा था कि मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ कौन सी सब शक्ति होती है? रूढ़ा। तो ये थी सब शक्ति, शायद निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।